चलिए, सोमवार की सुबह, नए हफ्ते की शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। होपिंग कि ये लास्ट वीक का जो सरदर्द था अब हमारे पीछे है। लास्ट वीक क्या हुआ था वो आपकी स्क्रीन पे कहने के लिए वो सोमवार मंगलवार जाते जाते 14 स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशंस उछाल के, लेकिन मोमेंटम बिल्कुल ठंडा पड़ा था और उसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ द वीक दबाव बढ़ा और शुक्रवार को पहुंचते पहुंचते पेन खासा हो गया था। इनफैक्ट लास्ट वीक के मार्केट्स का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। निफ्टी 1.5% गवा गया। निफ्टी बैंक में 1.5% का दबाव था। मिड कैप 1.25% और स्मॉल कैप्स फ्लैट थे। तो लार्जली लार्ज कैप्स में दबाव था। लकीली ब्रॉडर मार्केट्स में गिरावट ज्यादा स्प्रेड नहीं हुई, एटलीस्ट इंडेक्स के लिहाज से, जो आपकी स्क्रीन पे मैंने रख दिया है। और हां, लास्ट वीक के सारे समीकरण बिगड़े तो फ्राइडे के उस ट्रेडिंग सेशन से थे। वो फ्राइडे का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। ठीक ठाक ग्लोबल संकेत थे, ठीक ठाक खुले थे, पर खुलने के बाद अचानक वो प्रेशर माउंट होता चला गया और सेशन की समाप्ति हुई थी 25,000 के नीचे, 24,900 के नीचे, 24,850 के इर्द गिर्द। इस तरह का दबाव, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट निफ्टी गवा गया उस फ्राइडे के पेनफुल सेशन में। हाँ, दबाव के इंडिया अंडर परफॉर्मेंस के तमाम रीजन साइड करे गए, पर उसमें से जो ज्यादा लॉजिकल था वो था एफपीआई डिस्क्लोजर्स का मामला। एफपीआई जो अगस्त 2023 के सर्कुलर पर खरे नहीं उतरे थे, वो बेनिफिशियल ओनरशिप डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं करी गई थी, उनको अपनी पोजीशंस 180 दिनों में लिक्विडेट करनी थी। वो मियाद शुक्रवार को खत्म हो रही थी। आज जितना भी अनवाइंड करेंगे, जितना भी बेचेंगे, उसमें 5% उनको पेनल्टी लगती हुई नजर आएगी। अगर तो ये रीजन था तो आज भारतीय बाजार वापस पटरी पे आने चाहिए। पर एक दिक्कत यह है कि ग्लोबल हैंडल इतना बिगड़ा हुआ है कि समझ में नहीं आएगी कि पटरी पे पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। उस पे आऊंगा, मैं सारी तस्वीर क्लियर करूंगा। आज आपको फुल हाउस दिखाता हूं वापस। बाजार में दिक्कतें बढ़ रही हैं तो सबको बुला लिया वापस। नीरज जी बगल में ग्लोबल संकेतों के साथ, वीरू जी दिल्ली में, नोएडा में निफ्टी बैंक की रणनीति के साथ, और हर्षदा जी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के साथ सुबह सुबह रेडी। अब दिखाता हूं मूड। मुझे लगता है पटरी पे आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 0.5% का दबाव दिखा रहा है क्योंकि ग्लोब की तस्वीर बिगड़ी हुई है। तो हमने फ्राइडे को बहुत तगड़ा अंडर परफॉर्म करा था ग्लोब को, बहुत तगड़ा। तो आज देखिए 1/4 1/3 फीसदी का दबाव है। सिर्फ 70-72 अंक कमजोर बंद हुए, खुलने के इंडिकेशंस आ रहे हैं। आपके स्क्रीन पे एशिया रखता हूं, मिला जुला नहीं, दबाव के साथ एशिया में कामकाज है। अच्छा, निकाई को लिंक तो हमने ग्लोबल प्रेशर से कर दिया, लेकिन निकाई के मेरे ख्याल से आज सुबह जापान के जीडीपी नंबर्स आ रहे हैं, वो कमजोर हैं। इसीलिए जापान को थोड़ा सा उस लिहाज से भी देखिए, उसकी जीडीपी एक्सपेक्टेशन भी, नीरज से बात होगी, वो जीडीपी एक्सपेक्टेशन असल दिक्कत वाला है, आंकड़ा जो सामने आया है। इसीलिए जापान के बाजार ज्यादा दबाव में, लेकिन ठीक है, एशिया हमारी तरह ही है, बहुत ज्यादा पैनिक में नजर नहीं आ रहा है। फ्लिप करिए, पर ओवर द वीकेंड क्यूज यूएस से वाकई दिक्कत भरे। तीनों बेंचमार्क्स फिर 1 से 2.5% का दबाव था। वहां पे भी शुरुआती उछाल जो थी वो टिकी नहीं थी। डाउ इंट्राडे आएगा तो दिन के लोज पे जाके देखिए सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई। और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट हैं, स्लाइटली इन ग्रीन है। तब और अब की पहली प्लेट दिखाता हूं। हम जब बंद हो रहे थे, यूएस फ्यूचर्स दबाव में थे, पर वो 1/3 से 1% दबाव था। एक्चुअल सेशन में 1% से 2.5% का दबाव आ गया है। डिफरेंशियल तगड़ा है, पर उसके बावजूद गिफ्ट निफ्टी सदा हुई शुरुआत करने की बात कर रहा है। तो शायद कुछ हद तक फ्राइडे का पेन हमने जो देख लिया है वो अपने ही सरदर्द था, उससे उभरने की शायद हो रहा है, कोशिश हो रही हो। पर नीरज जी से जाना जाए, भाई लौट के आए तो इस तरह का सरदर्द क्यों? और वो जॉब्स रिपोर्ट आनी थी अगस्त की, डिटेल्ड जॉब्स रिपोर्ट, उसके बाद थोड़े से समीकरण बिगड़ गए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चले गए थे भाई, और मूड कैसा है? मूड तो देखिए ना आप, मार्केट का कैसा है। मेरा मूड तो सही है। भाई, इसलिए मैं पहले क्लियर करना चाहता था कि आपको और बाजार का अलग है। हाँ, मेरा आज हाँ अलग अलग है। मेरा मूड सही है, लेकिन मार्केट का मूड अच्छा नहीं है। ग्लोबली अगर आप देखें तो ग्लोबल इक्विटीज़ में सेल ऑफ था शुक्रवार को और ज़बरदस्त गिरावट थी। आपने जॉब डेटा का जिक्र किया,
तो 1,42,000 नई नौकरियां क्रिएट हुई हैं। अनुमान था 1,65,000 होनी चाहिए। ये अपने आप में बहुत बहुत लो नंबर है मंथ ऑन मंथ। काफ़ी समय बाद इतना नीचे नंबर आया। तो एक लिहाज से ये जो लोग चाह रहे थे वही है, अच्छा है कि उनको ऐसा दिख रहा था कि होना चाहिए। बट 3 मंथ के एवरेजेस पे भी आप देखेंगे तो लो है। लोगों को ऐसा लगता है वहाँ ट्रेडर्स को, मार्केट को, कि अगर ये कंटिन्यू रहा तो सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ आप पहुँच जाएंगे। अगर प्रॉपर रिसेशन नहीं मानते तब भी सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है। तो इस वजह से आप देखिए तो ज़बरदस्त पिराई हुई है टेक्नोलॉजी शेयर्स की। खास तौर पे जो एआई डिमांड की हम लोग जिक्र कर रहे थे शुरुआत से कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ अच्छी नहीं दिख रही है, तो पूरा टेक सेक्टर बहुत बुरी तरीके से पिटा है। मतलब 7% गिरा इस हफ्ते में, सितंबर महीने में, और उसके बाद फिर लाइन्स झड़ गए। ऐसा कोई इंडेक्स नहीं था जो ग्रीन में रहा हो। नॉट ओनली ग्रीन, डीप रेड में थे सारे सेक्टर्स। बहुत तेज़ गिरावट देखने को मिली है। सो पूरे यूएस के मार्केट में अब ये रेट कट ही शायद एक सहारा हो सकता है। उसमें भी 25% लोग ये मानते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट रेट कट होगा। अब ये भी डिस्काउंटिंग आप लेके चल रहे हो तो थोड़ी सी हमको लगता है कि दिक्कत, और ये सब चीज़ें आपको आती हुई दिखेंगी। तो एक तो ये बड़ा फैक्टर हमको लगता है कि है, प्ले अप हो रहा है। और सितंबर का महीना बहुत ही ख़राब गुजर रहा है। पहला हफ्ता ही बहुत ख़राब गया है और आगे भी अभी तो शुरू ही हुआ है। 3 हफ्ते और बाकी हैं। तो ये जो हिस्ट्री थी कि सितंबर अच्छा नहीं होता, वो अपने आप को हिस्ट्री रिपीट कर रही है। जापान का जो आपने जीडीपी नंबर देखा है वो 0.7% आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो कि अच्छा है। मतलब पहले तो बहुत ही खराब आते थे, ये है बेटर नंबर है। पर एक्सपेक्टेशन कभी ऊपर की थी क्या? एक्सपेक्टेशन लगभग इसी के आसपास की थी, थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर, लेकिन ये जिस तरह से पहले थे उसके सामने लोग कह रहे तो चलो ठीक है, बेटर है नंबर यहाँ पे, पटरी पे शायद आते हुए दिख जाए। लेकिन इन्फ्लेशन वहाँ पे भी एक चैलेंज बना हुआ है। इस हफ्ते बहुत सारे नंबर आने हैं। इंडिया का सीपीआई, आईआईपी, यूएस का सीपीआई, पीपीआई, और तमाम सारे नंबर से इस हफ्ते आपको आते हुए दिखेंगे। अगस्त जॉब्स रिपोर्ट आ गई, अब बचा सीपीआई का, यूएस का आंकड़ा, उसके बाद पॉलिसी। हाँ, और अभी थोड़ी देर में चाइना का इन्फ्लेशन नंबर आ गया, आ गया ना। हाँ, तो चाइना भी। सो ये सारे नंबर्स मिल के इस तरफ करें। मुझे लगता है कि मार्केट में मूड अभी भी सही नहीं है, क्योंकि जिस तरह की सेल ऑफ देखने को मिल रही है उससे लग नहीं रहा कि अगर मतलब नहीं गिरेगा तो भी चलेगा नहीं, ऐसा मुझे लगता चलेगा। नंबर्स वो फेड वाली बैठक के बाद ही कुछ डिसाइसिव मूड मार्केट का बनेगा। ना तो अब डिबेट दुनिया में ये छुड़ा हुआ है, क्या 1/4 काफी होगा? अब ये डिबेट है। कट तो कट है ही। कट, अरे ये तो आप कैसे मान के चल रहे हो? कट तो कट है ही। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं डिबेट जो जनरली देख रहा हूं, डिबेट चल रही है। वीकेंड में जॉब रिपोर्ट क्या दी था, विल 0.25% भी इनफ? कमेंट्री में भी सबके यही आ रहा है। वो कंफ्यूज है बाजार। लेकिन हाँ, अच्छा, इसको दूसरे चश्मे से देखिए तो जुलाई से अगस्त में खूब जॉब्स बेटर हुई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिड्यूस हुआ, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे। एक्चुअली जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरा है ना, वो टेक्निकल रीजन से गिरा है। 4.2 आया है, 10 बेसिस पॉइंट गिरा। हाँ, तो वो मतलब एक्चुअली ये उल्टा है ना। ये अगर घट रहा तो उसको भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो भी घटा है। वो टेक्निकल रीजन है, एडजस्टमेंट है, इसलिए उसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंता। हाँ, एक्चुअली वो कह रहे थे रियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.9% पे, हाईएस्ट रीडिंग सिंस अक्टूबर 2021। अभी पता नहीं रियल क्या होता है, लेकिन इंटरनल्स ये कहते हैं तस्वीर। खैर, दिक्कत वाली जॉब्स रिपोर्ट, कंफ्यूजन इस बात का कि यूएस इकोनॉमी में वो सॉफ्ट लैंडिंग की जगह मामला थोड़ा सा गड़बड़ा तो नहीं रहा। लेबर मार्केट थोड़ा सा पेनफुल सिग्नल लगातार इस हफ्ते दे ही रहा था। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, उससे पहले जोल्स की रिपोर्ट, सब इसी तरफ ले जा रही थी आपको। और फाइनली वो बड़ा डेटा भी अगस्त का जॉब्स रिपोर्ट डिटेल्ड गड़बड़ा गई है। अब नजरें इन्फ्लेशन के प्रिंट पे, और उसके बाद अगले हफ्ते होनी है फेड की 2 दिनों की बैठक। तब समझ में आएगा फेड दरअसल क्या फैसला ले रहा है। इन बिगड़े हुए समीकरणों के बीच अप्रोच क्या रखा जाए? फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन पेनफुल था, लास्ट वीक पेनफुल था। अपने को आदत कहां थी, अपन बैक टू बैक रोज मजबूती देख रहे थे, एकदम से पिछला हफ्ता गड़बड़ा गया। और आज भी संकेत दिक्कत वाले ही हैं ग्लोबल हैंडओवर। ऐसे में वीरू से जान लिया जाए क्या लेवल्स वॉच आउट करने, कैसा अप्रोच रखेंगे मार्केट्स पे। एक चीज दिखाता हूं, अगर तो एफपीआई डिस्क्लोजर नॉर्म से बिकवाली आनी थी तो एफआईआई ने सिर्फ 600 करोड़ पे बेचे। मतलब या तो फिर एक एफआईआई ने दूसरे एफआईआई को थमा दिया, तू रख ले भाई, अच्छी चीज है, अभी हम फंस गए इसलिए तू रख ले। वीरू, ऐसा कुछ हुआ है क्या? ये हुआ क्या? ऐसा लगता है
गुड मॉर्निंग। पहले तो आशीष, ऐसा लगता है, और दूसरी बात यह है अगर आपको उनकी सेलिंग को सेंस करना है तो आप एक कैश के नहीं इंडेक्स के फिगर्स देखिए। आप अभी भी सितंबर सीरीज के शुरुआती पार्ट में है और 3,000 करोड़ रुपए का इंडेक्स उन्होंने बेचा शुक्रवार को आशीष। और उनके जो कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्टर साहब वो डायग्राम दिखा दीजिए, वो सेंस मिल जाएगा। तो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब 3,000 करोड़ रुपए की सेलिंग थी 3100 करोड़ रुपए की, और उनके जो नेट कॉन्ट्रैक्ट्स थे लॉन्ग वो घट के करीब 2,09,000 से घट के सीधे 1,62,000 आ गए। तो उसको सेंस करने के लिए ये एक अच्छा उदाहरण है वर्सेस आई थिंक अगर आपको कैश फिगर देखनी है तो। आशीष देखिए, हमारा लास्ट वीक तक कन्विक्शन क्या था, हम ग्लोबल मार्केट्स लास्ट वीक भी काफ़ी ख़राब थे, बट हम में और उनमें एक डिफरेंशियल था। हम 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, निफ्टी बैंक सब एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा था। इवन शुक्रवार को मेरी अप्रोच थी कि कॉन्फिडेंस तब तक है जब तक 25,086 और 25,010 है, ऑप्शन राइटर्स जोन और 10 डेमा। उसके वॉलेट होने के बाद क्रैक हुआ, 20 डेमा टूटा और सिंक हुए। आशीष सुबह तो उसको सेंस करना मुश्किल था फ्रेंकली स्पीकिंग, बट मिड सेशन में 12 बजे तक आते आते कॉल राइटर्स के कन्विक्शन को देख के ये बात क्लियर हो गई थी। जब मैं फ्यूचर एक्सप्रेस कर रहा था कि कॉल राइटर्स का कन्विक्शन कह रहा है कि हम डे लो के आसपास क्लोज होंगे, डे लो के आसपास। वो कॉल राइटर्स 25, 24,900, 24,800 तक कैपिटलाइज कर रहे थे। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, 51, 50, 800, 50, 500 पे कॉल राइटर्स हावी हो रहे थे। शॉर्ट की गुंजाइश बन रही थी एक बार 25,000 ब्रीच करने के बाद। अब क्या करें आज? देखिए, अगर हमें सिर्फ वो एफपीआईज ने रेगुलेशंस मेट करने के लिए एक ही दिन सेलिंग करी है तो ठीक है, बाजार को आज पुल बैक देना चाहिए। अदरवाइज अगर हमें ग्लोबल मार्केट से पैरिटी एस्टेब्लिश कर ली तो जोन क्या खुला है, आइए उस पर टिप्पणी करते हैं। स्टैट्स देख लिए हमने एफआईज के, अब आते हैं कॉल राइटिंग के स्टैट्स पे। निफ्टी पे 24,900 और 25,000 पे सबसे स्ट्रॉन्ग राइटिंग हुई है आशीष, और पुट राइटर्स कहीं विजिबल नहीं है। जब आप पुट राइटर्स को देखेंगे, खोजते हैं ना कि आप कहाँ से कन्विक्शन आएगा, ना, उनके पास कोई कन्विक्शन नहीं है। 24,900 पे 25,000 पे कॉल राइटिंग, पुट राइटर्स देख लीजिए हार्डली 3 लाख 5 लाख अगेंस्ट 30, 53, 50 लाख के कॉल बिल्डअप्स। और यही चीज़ आपको पिरामिड्स में दिखाई देगी क्लियरली कि कॉल राइटर्स ने स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है एट 24,900, एट 25,000, और पुट राइटर्स कहाँ तक विजिबल नहीं है, 24,500 तक, 24,500 तक विजिबल नहीं है। याद रखिएगा, ये जो दो वाइल्ड ब्लू कैंडल्स हैं, यहीं पर आपके एवरेजेस भी थे, यहीं पे आपका 20 डेमा है, यहीं पे आपका 10 डेमा परसिस्ट करता है, यहीं पे 2 कॉल राइटर्स हैं। लेवल्स लेके आता हूँ स्क्रीन पे। पहले रेजिस्टेंस की प्लेट रखिएगा। निफ्टी को अगर ग्लोबल मार्केट से हट के अपना एक स्ट्रॉन्ग क्लोज देना है या फिर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में आना है, स्टेबल ट्रेजेक्ट्री में, तो RS1 गेन करना पड़ेगा। दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड फर्स्ट कॉल राइटर जोन। इसके नीचे आशीष वीकनेस परसिस्ट करेगी, आप एक एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पे सनराइज कर सकते हैं। बट इसके उलट अगर इंडियन मार्केट्स ने स्ट्रेंथ दिखाई तो अगर पहला रेजिस्टेंस पार होता है तो स्विंग टुवर्ड्स 25,044, 091 पॉसिबल, वो एक स्ट्रॉन्ग केस होगा। बट RS1 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी, पहली बात, उनमें शॉर्ट ऑन राइज काम करेगा। बेस क्या है? बेस है पहला 710, 674, और जो मेरा लास्ट लेवल है आशीष, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी कि पुट राइटर कहां पे है, 24,500 पे, और 24,551 पे वो एवरेज आता है जो अमूमन 20 डेमा के बाद आता है, दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अभी वहां तक का डायग्राम या फिर पिक्चर ड्रॉ करते हैं। और पहली चीज रेजिस्टेंस 1 याद रखिएगा, मेक और ब्रेक है, इंट्राडे में भी और क्लोजिंग बेसिस पे भी। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। ब्रीच हुआ क्या, 10, 20, 50, तीनों के तीनों एवरेजेस ब्रीच हो गए, जो कि 51,100 से लेकर 50,900 के बीच में परसिस्ट करते थे। कॉल राइटर्स इसी जोन पे यानी 50,800 पे, 50,900 पे, 51,000 पे परसिस्ट करते हैं। SBI में एक्यूट वीकनेस है, गजब की वीकनेस है। लेके आइए जरा प्लीज लेवल्स। RS1 आशीष जब तक रेजिस्टेंस 1 निफ्टी बैंक क्रॉस नहीं करता है, दैट्स 5719 एंड 910, वीकनेस परसिस्ट करेगी, सनराइज काम कर सकता है, अब अपने शॉर्ट को होल्ड कर सकते हैं। ये अगर पार हो तो न्यूट्रल हो जाइएगा। इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 51,090 एंड 51,238 पॉसिबल है। अगर आपको लॉन्ग करना होगा लॉन्ग भी कर सकते हैं, बट पहले रेजिस्टेंस के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। टारगेट क्या रखें अगर आपके पास शॉर्ट है या फिर आप करें इंट्राडे बेसिस पे, दैट्स बेस 1 एंड बेस 2 आशीष। क्लियरली 5197 आफ्टर वॉल्यूशन ऑफ 50 डेमा 100 डेमा की ट्रेजेक्ट्री है और 50,010 आशीष।
बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज सोमवार का हमारा अप्रोच। अब क्विकली हर्षदा के पास चला जाए और सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जान लिए जाए। कहाँ घुमा है? मैं अपनी बाई एनुअल एक और डाइविंग ट्रिप पे गई थी आशीष। ये अजूबा है, आपके नीचे जो स्क्रीन में एक भाई साहब पहाड़ों से उतर के नहीं आते, एक समुद्र की गहराइयां नापती रहती हैं। वो कोई फोटो तो नहीं शेयर करी? मैं करूँ बड़ा बड़ा कुछ। हाँ, मेरे को आपकी बारी पहली दफ़ा वैसे एक माइलस्टोन मैंने कंप्लीट किया है। 200 डाइव्स मैंने क्लॉक कर लिए हैं। दूसरा एक वेल शार्क 200 डाइव्स में अब तक कभी नहीं दिखा था, लेकिन अब की बारी वो भी चेक बॉक्स टिक हो गया है। फोटो नहीं ली? मैं दिखाती हूँ। हाँ, डन। मैं आज दिखाती तो हूँ। कल सुबह दिखाऊंगा आप लोग को सामने। हाँ, तो कुछ फार्मा कंपनी आशीष तो डेवलपमेंट्स है। एक तो सुवेन और ग्रैन्यूल्स इंडिया पहले कंस्ट्रिंग वायदे बाजार की कंपनी है। तो यहाँ पर यूएस एफडीए का इंस्पेक्शन हुआ था इनकी गागलीपुर फैसिलिटी पर और 6 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं। ऐसे कुछ डेटा इंटीग्रिटी वाली बात सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। दूसरी तरफ सुवेन फार्मा भी रेडार पर रहेगा। यूएस एफडीए की इंस्पेक्शन हुई, EIR इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। और यहाँ पर तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। ये हैदराबाद वाली जो यूनिट है और इनकी जो एक और फैसिलिटी है कैस्पर फार्मा, वहाँ पर वो EIR मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो ये दोनों काउंटर्स पहले रेडार पर। FMCG कंपनियों के लिए 2 अपडेट्स है। पहले तो HUL आपको याद होगा, यूनिलीवर ने अप्रैल के महीने में कहा था कि वो आइसक्रीम बिजनेस डाइवेस्ट कर रहे हैं और उस पर बात ये छिड़ी थी कि क्या भारत में भी वो होता हुआ दिखाई देगा। तो उस पर शायद बातचीत शुरू हो चुकी है। दरअसल एक इंडिपेंडेंट कमेटी सेट की गई है जो इवैल्यूएट करेगी कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या रहेगा HUL के भारतीय आइसक्रीम बिजनेस को लेकर। ध्यान रखिएगा, ये 1800 करोड़ का बिजनेस है। ओवरऑल FY24 की सेल्स में 3% का योगदान था। तो इसको डाइवेस्ट करने में कुछ वैल्यू मिलेगी या नहीं, उस पर कंपनी ध्यान देती हुई दिखाई देगी। उस पर एक अपडेट आएगा जब भी वो इंडिपेंडेंट कमेटी की रिपोर्ट सामने निकल कर आती है। दूसरी तरफ ब्रिटानिया कह रहा है कि कंपनी को सारी अप्रूवल्स मिल गए हैं अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड करने के लिए। ये महाराष्ट्र के रंजन गांव में कैपेसिटी बढ़ने वाली है। लगभग 70% की यूटिलाइजेशन मौजूदा है। यहाँ पर कंपनी 60,000 टन प्रति एनम और कैपेसिटी जोड़ती हुई दिखाई देगी। ये बेकरी वाली कैपेसिटी है। डिमांड बढ़ रही है, उसके मद्देनजर ये स्टांस कंपनी ने लिया है। स्पाइस जेट के लिए डेवलपमेंट है। स्पाइस जेट ने कहा है कि कंपनी बेसिकली एक थोड़ी सी रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है और कार्लाइल एविएशन से जिन्होंने कर्ज दिया था इनको, उनके साथ कुछ सेटलमेंट कर रही है। ये $138 मिलियन की ऑब्लिगेशंस थी, उसको सेटल किया जा रहा है। लेकिन साथ ही यहाँ पर कंपनी ने ये भी कहा है कि इससे इनकी जो बैलेंस शीट है वो थोड़ी सी डीलेवरेज होती हुई दिखाई देगी। एक और रिपोर्ट कल दरअसल छपी थी अखबारों में, जहां पर अजय सिंह शायद एक QIP में अपना 10 से 15% हिस्सा ऑफलोड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। माना जा रहा है करीब 2000 करोड़ का QIP कंपनी सितंबर एंड तक लेकर आएगी और इसमें अजय सिंह अपनी हिस्सेदारी कुछ डाइल्यूट करेंगे क्योंकि फंड रेज करना जरूरी हो गया है कंपनी के लिए। गॉडफ्रे फिलिप्स का वो फैमिली ड्रामा इस लिहाज से फाइनली कल्मिनेट हुआ है कि बीना मोदी, जिनके खिलाफ ललित मोदी और समीर मोदी ने कैंपेन चलाया था कि उनको वोट आउट किया जाए, एक बार फिर वो रीअपॉइंट हो गई हैं MD के तौर पर। 86% शेयर होल्डर्स ने इनके फेवर में वोट दिया। समीर मोदी ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा वादा था कि 50% तक का डिविडेंड आएगा, उस पर नजरें रहेंगी वो आता है या नहीं। मजगांव डॉक रेडार पर रखेंगे। इनके हाथ लगभग 1486 करोड़ के ऑर्डर्स लगे हैं ONGC से। ONGC ने 2-3 कंपनियों को ऑर्डर दिए। दीप इंडस्ट्रीज को 1402 करोड़ का ऑर्डर मिला है। RBM इंफ्राकॉन को भी दरअसल लगभग 3500 करोड़ का ऑर्डर दिया है। और ओला इलेक्ट्रिक वो 1 मंथ का लॉक इन पीरियड आज खत्म हो रहा है, तो ये स्टॉक क्रूशल रहेगा कि यहाँ पर कुछ और बिकवाली आती है या नहीं। रखिए तमाम स्टॉक्स अपने रडार पर। एक काम करता हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। मंडे है, गांठ बांध लिया करिए। 2 एक्सपायरीज हैं, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की और BSE के बैंक एक्स की। आज 54th GST काउंसिल की बैठक है। कई सारे मुद्दे हो सकते हैं। 2 जो खास तौर पे
हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जीएसटी में कटौती की बात और दूसरा एमनेस्टी स्कीम 1 साल और बढ़ाने की बात। देखते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की बोर्ड मीट है, लेकिन वो 2,500 करोड़ रुपए एनसीडी इशुएंस के थ्रू रेज करना चाहते हैं, तो स्टॉक इंपैक्टिंग नहीं। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का जो शेयर बायबैक है आज से खुलेगा, आप टेंडर कर सकते हैं। जिनके पास रिकॉर्ड डेट पे था वही 13 सितंबर तक खुला रहेगा। 1615 रुपए मेरे ख्याल से बायबैक का टेंडर प्राइस है। गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग का आज लिस्टिंग की तैयारी, आईपीओ के लिस्टिंग की तैयारी। 529 रुपीज की इश्यू प्राइस, छोटा आईपीओ था, 168 करोड़ रुपीज मोबिलाइज किए थे, पर 201 टाइम्स ये आईपीओ भरा था। बाकी सारे ब्रेकअप तो अपनी जगह, एम्प्लॉइज का पोर्शन भी 259 टाइम्स भरा था। गजब रिस्पॉन्स था। एक्स डिविडेंड हैं कुछ, आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। निफ्टी वाले नहीं है, वायदा वाले नहीं है, इसलिए मैं अलग से मेंशन नहीं कर रहा। प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन तगड़ा तूल पकड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आज से खुल रहा है। आज से खुल के वेडनेसडे को बंद होगा। 66 से 70 रुपीज का प्राइस बैंड, 6,500 करोड़ रुपए जुटाने आ रहे हैं। इस आईपीओ पे 8:50 पे मैं पार्थिव से चर्चा भी करेंगे। क्रॉस नाम की कंपनी और टोलिन टायर्स नाम की कंपनी के आईपीओ भी खुल रहे हैं, उस डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगे। जापान का जीडीपी आना था, आ गया। चाइना का सीपीआई आना था, आ गया। अब यूएस के शाम को टोटल व्हीकल सेल्स और कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन के नंबर्स आएंगे। आज की कमोडिटी स्ट्रेटजी पे लिए चलता हूं सीधे। तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखाइएगा, सब बदला बदला सा है। बॉन्ड यील्ड थोड़े से इंच्ड अप, डॉलर इंडेक्स अच्छा खासा बढ़ा हुआ, कच्चा तेल कूल ऑफ होता हुआ। यह है समीकरण आपकी स्क्रीन पे। एचडीएफसी सिक्योरिटी से अनुज गुप्ता साहब ने मदद करी है। अनुज कह रहे हैं जिंक खरीदिए 251 रुपीज 80 पैसे के स्टॉप के साथ, और नेचुरल गैस का सितंबर वायदा भी खरीदा जा सकता है 182 रुपए 80 पैसे का। मेरे ख्याल से दोनों में सेम आ रहा है, नहीं ठीक है, 182 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइएगा। चलिए, मैंने कहा था एनएसई वो बुल का स्टैचू अनवेल करने जा रहा है फ्राइडे को, मार्केट बंद होने के बाद। दिखाता हूं आपको, ये है एनएसई की बिल्डिंग के बाहर सामने उनका बुल स्टैचू। इन्होंने भारी रखा है ताकि आप जाके फोटो खिंचाइए। बीएससी वाले पे जा नहीं सकते क्योंकि सिक्योरिटी बहुत है और उनके उसके अंदर पेरीमीटर के अंदर आता है। इन्होंने ये बाहर लगा रखा है, कहीं कोई भी जा बीएससी का बुल आ गया बगल है और एनएससी का भी अनवेल जो है वो बुल भी रख दिया है। अपने पास दो बुल है, डबल बुल। डबल बुल। डबल बुल वो ब्रांड भी है किसी का, है कोई ब्रांड भी है क्या? डबल बुल चलेगा मार्केट, डबल इंजन पे चलेगा बुल्स के। दो बुल्स हैं अपने पास, एनवाईसी के पास तो एक ही है। डबल इंजन पे मार्केट चलेगा। डबल इंजन हो गया ये। लीजिए, इस इमेज के साथ छोड़े जा रहा हूं। ब्रेक लिया जाए, मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का सीधा सौदा।